हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय साइड विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 और जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि 1950 से 1990 के बीच में हमारी इंडिया की इकोनॉमी में क्या क्या ग्रोथ हुआ, कैसे ग्रोथ किया गया। और इस टॉपिक से बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंट हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या काम किए। बच्चों, हम लोग ने पिछली वीडियो पढ़ रहे थे रिफॉर्म्स के बारे में कि हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए, क्या क्या सुधार किए, क्या क्या इंप्रूवमेंट किए। जिसमें बच्चों दो टाइप के रिफॉर्म्स हमने पिछली वीडियो पढ़ाया था, एक था लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा था जनरल रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में आपने देखा कि लैंड के बारे में, एग्रीकल्चर लैंड के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या काम किया। और फिर आपने पढ़ा जनरल रिफॉर्म्स यानी एग्रीकल्चर के बारे में लैंड के अलावा जो छोटी मोटी और प्रॉब्लम थी उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया। जिसमें आपने पढ़ा कि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया, मार्केट फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया और भी कई चीजें गवर्नमेंट ने इंप्रूवमेंट किया। बच्चों, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और मेरा नेक्स्ट रिफॉर्म्स आता है ग्रीन रिवॉल्यूशंस। ग्रीन रिवॉल्यूशंस जिसे हम लोग टेक्निकल रिफॉर्म भी बोलते हैं। बच्चों, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है और हमारे एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से हम लोग क्या समझते हैं। बच्चों, इसे हम लोग हरित क्रांति बोलते हैं हिंदी में। साथ इस नाम से आप लोग जानते हो हरित क्रांति। क्या बोलते हैं? हरित क्रांति हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशंस या टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक है और सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशंस मींस होता क्या है। तो देखो बच्चों, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशंस? तो इट रिफर्स टू सडन एंड स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी एग्रीकल्चर क्षमता है, उसको अचानक से एक बार की कई गुना ज्यादा बढ़ा देना, बहुत तेजी से बूस्टर डोज दे देना, बहुत तेजी से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना ड्यू टू द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। कैसे? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का यूज करके। तो बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। बच्चों, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का मतलब क्या हुआ? वो सीड्स जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उनका यूज किया गया। हम तो सीड्स पहले भी यूज करते थे, लेकिन वो जो सीड्स था वो नॉर्मल था, जिससे क्या होता था, एफर्ट ज्यादा लगता था और प्रोडक्शन कम हुआ करता था। तो यहाँ बच्चों क्या हुआ कि हम लोगों ने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का यूज करना स्टार्ट किया, यानी वो सीड्स जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उन सीड का यूज किया गया। और जिससे क्या हुआ कि जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई, दुगना तीन गुना हमारा प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। और इसी चीज को बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशंस, हरित क्रांति। बात समझ आया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि बाय यूजिंग ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं HYVS, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का यूज करने की वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई। मान लीजिए पहले हम 100 टन का प्रोडक्शन करते थे, तो अब मेरा प्रोडक्शन 250 या 300 टन तक पहुंच गया, 2.5 गुना 3 गुना हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो आज बच्चों देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की गई। तो देखो, नंबर फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये तो मैंने भी आपको बता दिया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो सबसे मेन वर्क क्या हुआ, सबसे मेन काम क्या हुआ कि हम लोगों ने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का यूज किया, जिससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो 2 गुना 3 गुना 4 गुने तक बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। बच्चों, आजादी से पहले हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे यहाँ के फार्मर्स थे वो जनरली फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते थे, और अगर करते भी थे तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में करते थे, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था। तो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया, इस बात पर जोर दिया गया कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे और जिससे क्या हो, हमारी प्रोडक्शन क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने की वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत तेजी से बढ़ गई। नेक्स्ट, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। बच्चों हम लोग समझते हैं पेस्टिसाइड्स क्या होता है। पेस्टिसाइड क्या होता है कि जो अक्सर आप देखो गांव में जो व्यक्ति खेती बाड़ी करते हैं ना, तो उनके खेतों में अक्सर क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं। क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं। उसमें कुछ जैसे टिड्डी दल, आप नाम सुना होगा टिड्डी का, तो वो क्या टिड्डी दल क्या करते हैं, उनकी फसल को खराब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो ये जो कीड़े लग जाते हैं, कीटाणु लग जाते हैं, पेस्ट अटैक करते हैं, उनसे अपनी क्रॉप को बचाने के लिए हम लोग ने जोर दिया पेस्टिसाइड्स का। ये पेस्टिसाइड क्या होता है, कीड़े मारने की दवाई है, जिससे क्या होगा कि हमारी जो फसलें हैं इन कीड़ों से सेफ हो सकती है। बात समझ में आया कि बच्चों जो किसान लोग होते हैं अपनी फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए टिड्डी दल जो हमला करते हैं खेतों में और पूरी फसल को डैमेज कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए हम लोग ने पेस्टिसाइड का यूज करने स्टार्ट किया, जिससे हमारी फसल डैमेज होने से बच सके। ओके, नेक्स्ट, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। अब ये क्या होता है समझना बच्चों, कि आप में से अगर कोई स्टूडेंट गांव से बिलोंग करता है, उसके यहाँ खेती बाड़ी होती है, तो वो इस बात को अच्छे से समझता है कि आज के टाइम में खेतों में हम लोग साइंटिफिक तरीके से क्रॉप का रोटेशन करते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी क्रॉप को इस तरीके से उगाइए जिससे कि हमारी खेती पर हमारे जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे, सेफ रहे। बच्चों अगर मैं अपने खेतों में एक ही टाइप की फसल बार बार बोऊंगा तो क्या होगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो हमें साइंटिफिक तरीके से क्रॉप का रोटेशन करना है। जैसे एक बार गेहूं उगा लिया, फिर चावल उगा लिया, अगली बार कुछ और उगा लिया, फिर उसके बाद गेहूं उगाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है ना वो सेफ रहेगी। तो साइंटिफिक तरीके से हमें क्रॉप का रोटेशन करना है, इस तरीके से करना है जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे। ठीक है। नेक्स्ट, मॉडर्नाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन। बच्चों आजादी से पहले हमारे जो फार्मर्स थे वो मोस्टली मैनुअल वर्क किया करते थे, जिसकी वजह से उनका एफर्ट ज्यादा लगता था लेकिन प्रोडक्शन बहुत ही कम हो पाता था। तो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या किया, मॉडर्नाइज तरीके से खेती बाड़ी करना शुरू किया, मॉडर्नाइज तरीके से अपना एग्रीकल्चर काम स्टार्ट किया। जैसे सबसे पहले बात करें कि पहले हम लोग हाथों से खेती बाड़ी करते थे, अब उसकी जगह पर क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गया। तो ट्रैक्टर का यूज किया गया। ट्रैक्टर यूज करने से तो बच्चों क्या होगा कि एफर्ट्स कम लगेगा और प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इसी तरह से गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल की फैसिलिटी प्रोवाइड किया, जिससे पानी आपको सिंचाई करने के लिए कंटिन्यू 24 घंटे साल का 365 दिन आपको मिलता रहे। इसके अलावा और भी कई टेक्नोलॉजी लगाई गई जिससे कि हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके। तो मॉडर्न सिस्टम का यूज किया गया एग्रीकल्चर काम के लिए। तो बच्चों ये 5 चीजें हमारे इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में इंक्लूड की जाती हैं। 5 चीज कौन कौन सी देख लो फटाफट फिर से एक बार। कि नंबर 1 हम लोग ने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का यूज किया। नंबर 2 हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया। नंबर 3 हमने अपनी क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करना स्टार्ट किया। नंबर 4 साइंटिफिक तरीके से क्रॉप का रोटेशन किया गया। और नंबर 5 मॉडर्नाइज मींस ऑफ कल्टीवेशन, मॉडर्नाइज तरीके से हमने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। और इससे क्या हुआ बच्चों कि हमारा प्रोडक्शन कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या होंगे। ठीक है, इसके मेरिट डिमेरिट क्या होंगे। तो देखो सबसे पहले इसकी मेरिट यानी इसके एडवांटेज क्या हो रहे हैं तो वो देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको दिया, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। कि ग्रीन रिवॉल्यूशन होने से क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन था, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो 2 गुना 3 गुना 4 गुने तक बढ़ गई। एक रिकॉर्ड बच्चों ये बताता है कि फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था, फूड ग्रेन्स खाने पीने के जो पदार्थ थे, तो उनका जो प्रोडक्शन था वो 1960-61 में 82 मिलियन था, जो 1991 तक आते आते 176 मिलियन टन का हो गया। अब सोचो बच्चों, कहाँ 82 मिलियन टन और कहाँ 176 मिलियन टन, यानी डबल से भी ज्यादा हो रहा है। डबल, करीब डबल हो गया। ये केवल 30 इयर्स के प्रोग्रेस है कि विद इन 30 ईयर, केवल 30 साल के अंदर हमारा जो प्रोडक्शन था वो करीब डबल हो गया। 82 मिलियन टन से बढ़कर के 176 मिलियन टन हो गया।
बच्चों मैंने आपको ये जो रिकॉर्ड दिया वो 1991 तक का दिया। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम लोग केवल 1990 तक का ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी जो भी रिकॉर्ड दे रहे हैं आपको 1990 तक ही रिकॉर्ड दे रहे हैं। तो ये बता रहा है कि जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था 1960 में 82 मिलियन टन का था, तो 1990 तक आते आते 176 मिलियन टन का हो गया, जो लगभग जस्ट डबल हो गया। ठीक है, और क्या एडवांटेज हुआ? इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब समझे बच्चों, सोचिए अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, सोचना बच्चों कि अगर प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन हमारा डबल हो गया, तो इससे क्या हुआ कि लोगों की इनकम भी तो बढ़ेगी ना। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या वो जो फार्मर्स है इन लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, उससे हमारी नेशनल इनकम भी इंक्रीज कर जाएगी। तो बच्चों ग्रीन रिवॉल्यूशन होने से क्या हुआ, हमारी नेशनल इनकम भी इंक्रीज कर गई। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। अब बच्चों ये मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो बच्चों, मान लीजिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले हमारा प्रोडक्शन होता था कितना, मान लीजिए 100 टन का। हम एक फार्मर्स हैं और हमारा प्रोडक्शन कितना होता था 100 केजी का, समझ लो 100 टन नहीं 100 किलो। हम 100 किलो गेहूं का प्रोडक्शन करते थे, तो उस 100 किलो गेहूं में से सपोज करो मैंने देखा कि मुझे अपने और अपने फैमिली के लिए कितने गेहूं की जरूरत है, मान लो 40 किलो की। तो 100 में से 40 किलो गेहूं मैंने अपने परिवार के लिए, अपने लिए रख लिया। किस लिए रख लिया? फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन, अपने होम कंजम्पशन, अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए 40 किलो गेहूं मैंने अपने पास रख लिया। तो इसका मतलब मार्केट में हम कितना बेचने जा रहे हैं, केवल 60 किलो। कितना बेचेंगे? केवल 60 किलो बेचेंगे। इसी को बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। कि 60 किलो गेहूं हमारा बिक रहा था। अब सोचना बच्चों कि क्या हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन था ना वो 2 गुना 3 गुना बढ़ गया। कि सपोज करो अब मेरा प्रोडक्शन कितना हो गया, सपोज करो ये हो गया 300 केजी का, 300 किलो का हो गया। लेकिन सोचो जो हमारा होम कंजम्पशन है, जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वो तो 40 किलो का ही रहेगा ना। ठीक है, तो जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन था वो 40 किलो का ही था। तो इसका मतलब अब मार्केट में हम कितना माल बेचेंगे, तो ये आ जाता है 260 केजी। कितना हो गया? 260 केजी। तो जहां पहले बच्चों मार्केट में हम जो 60 किलो माल बेच रहे थे, अब कितना बेच रहे हैं? 260 किलो माल बेच रहे हैं। यानी मार्केट में माल ज्यादा अवेलेबल हो रहा है, हमारी सप्लाई बढ़ गई है। इसी को बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। बात समझ में आया कि मार्केटेबल सरप्लस क्या हुआ कि जब मेरा प्रोडक्शन बढ़ा तो सोचो डोमेस्टिक कंजम्पशन तो उतने उतना ही है, तो हमने मार्केट में सप्लाई करना बढ़ा दिया, मार्केट में कुछ ज्यादा पहुंचने लग गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप। अब बच्चों आप कहेंगे सर ये लो इनकम ग्रुप क्या होता है? तो लो इनकम ग्रुप का मतलब जो बहुत ही पुअर पर्सन है, गरीब व्यक्ति, उनको बेनिफिट मिला इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। अब सोचना बच्चों, आप कहेंगे सर जी अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका फायदा तो फार्मर्स को मिला, किसानों को मिला, ये गरीब व्यक्ति पुअर पर्सन को बेनिफिट कैसे हो रहा है? तो समझना बच्चों ये थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो आपने 11th में माइक्रो पढ़ी है तो ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सोचना बच्चों ग्रीन रिवॉल्यूशन होने से क्या हुआ कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ गई, हमारे प्रोडक्शन डबल ट्रिपल हो गए। इससे क्या हुआ कि अब मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा पहुंचने लगी। सोचना बच्चों हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ा है ना कि किसी भी चीज की जब सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होता है, उसके प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। कोई भी चीज की सप्लाई अगर बढ़ गई, पहले मार्केट में सप्लाई हो रही थी जैसे यहाँ पे देखो 60 केजी की, तो अब सप्लाई कितनी हो रही है? 260 केजी की। तो सप्लाई तो बढ़ गई ना। अब सोचो सप्लाई जब बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइसेस गिर जाते हैं, प्राइसेस गिर जाते हैं। अगर प्राइसेस गिरेगा तो क्या होगा, जो गरीब व्यक्ति है उसको जो चीजें पहले महंगी मिल रही थी अब वो चीजें सस्ती मिलना शुरू हो गई। जो गेहूं पहले 10 रुपए किलो मिलता था अब वही गेहूं उसको 6 रुपए किलो मिल रहा है। तो जो पुअर पर्सन है उसको तो फायदा हुआ ना, उसकी इनकम होगी, उसके लिए सेविंग हो गया। ठीक है ना। तो बच्चों इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा किसको मिल रहा है? लो इनकम ग्रुप वालों को। जो 10 रुपए किलो गेहूं मिलता था अब उसको वही गेहूं 6 रुपए किलो मिल रहा है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। अब ये क्या होता है समझो बच्चों, कि बच्चों आजादी से पहले हमने पहले भी आपको बताया कि जो हमारे फार्मर्स थे उनका जो आउटलुक था, उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो मेंटालिटी थी, वो केवल इतनी थी कि हमें केवल उतना प्रोडक्शन करना है जिससे हमारे और हमारे फैमिली वालों का गुजर बसर हो जाए। केवल अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वो प्रोडक्शन करते थे, न कि इसको कॉमर्शलाइज वे में प्रोडक्शन करते थे। उनका कोई ऐसा मेंटालिटी नहीं थी कि हमें अपने प्रोडक्शन को मार्केट में बेचना है। उनके एग्रीकल्चर करने का पर्पस केवल इतना था कि हमारे और हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका कंजम्पशन पूरा हो जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम हो जाए, बस। वो कभी एग्रीकल्चर को उन्होंने कभी कॉमर्शलाइज करके सोचा ही नहीं। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन आने की वजह से जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, तो क्या हुआ, हमने अपने एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज किया। अब जो किसान था, जो फार्मर्स था, वो केवल अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के बारे में ही नहीं सोच रहा था, बल्कि ये भी सोच रहा था कि जो भी प्रोडक्शन होगा उसको मार्केट में भी बेचेंगे। अब मार्केट बेचने से हमारी इनकम बढ़ेगी। तो जहां पहले बच्चों एग्रीकल्चर को केवल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए किया जाता था, अब वही इसको कॉमर्शलाइज किया गया, एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोडक्शन हुए और जिसको मार्केट में बेचकर किसानों ने अपनी इनकम को बढ़ा लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। अब समझे बच्चों, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स मतलब क्या हुआ कि पहले हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम होता था, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी प्रोडक्शन होगा उसको मार्केट में बेच दो और उसको कंज्यूम करके खत्म कर दो। जो भी प्रोडक्शन होगा उसको मार्केट में बेचिए, यानी वहां पर कोई स्टॉक नहीं गवर्नमेंट कर पा रही थी अपने पास। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा था। जितना भी प्रोडक्शन हो उसको मार्केट बेच दिया जाए, गवर्नमेंट अपने पास कोई स्टॉक मेंटेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन आने की वजह से जब मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया, कई गुना ज्यादा बढ़ गया, सोचो उससे क्या हुआ कि जो भी प्रोडक्शन हुआ उसको मार्केट में सेल करने के बाद भी गवर्नमेंट के पास कुछ माल बचा रह जाता था। क्यों बचा रह जाता था? क्योंकि उतनी डिमांड नहीं थी, प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा और उतना डिमांड नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने सेल करने के बाद भी गवर्नमेंट पास स्टॉक के माल बचा रह गया। गवर्नमेंट के पास स्टॉक के माल बचा रह गया और जिसको गवर्नमेंट ने अपने गोदामों में भर भर के रख लिया। क्यों? ताकि फ्यूचर में मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई फ्लड्स हो जाए, कोई सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए और प्रोडक्शन घट जाए, तो फिर गवर्नमेंट अपने गोदामों से माल को इशू कर सकती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो अपने गोदामों में माल को भर भर कर रख लिया, बफर स्टॉकिंग कर लिया, ताकि कोई इमरजेंसी आ जाने पर इस फूड ग्रेड का यूज किया जा सके। ठीक है, तो ये थे हमारे एडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों फेलियर, यानी इसकी डिमेरिट्स क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्या होगी, फेलियर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, किसी भी चीज के अगर एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट हमने दिया है लिमिटेड क्रॉप्स ऑनली, लिमिटेड क्रॉप्स ऑनली, कि बच्चों जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन था वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया। हमने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का यूज किया, हमने पेस्टिसाइड का यूज किया, हमने फर्टिलाइजर का यूज किया, जिससे हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा, दुगना तीन गुना हुआ, लेकिन इसका इफेक्ट केवल कुछ ही क्रॉप पर ही पड़ा। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो केवल कुछ ही क्रॉप का बढ़ पाया, बाकी क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया, उनका प्रोडक्शन जितना था उतना ही रह गया। केवल कुछ ही फसलों का, कुछ ही टाइप के क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा। जैसे स्पेशली आप देखिए जो प्रोडक्शन बढ़ा था वो केवल व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ा, यानी गेहूं और चावल का प्रोडक्शन बढ़ पाया, बाकी चीजों का प्रोडक्शन हमारा जितना पहले था उतना ही पड़ा। यानी उन चीजों पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाया। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट बच्चों केवल गेहूं और चावल पड़ा, जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन बाकी जो क्रॉप्स थे उनका प्रोडक्शन उतना ही हुआ जितना पहले हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, अनइवन बेनिफिट्स। अब समझना बच्चों, अनइवन बेनिफिट का मतलब क्या हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो बेनिफिट्स था मोस्टली जो बड़े किसान थे गांव में उनको ज्यादा हुआ, और जो छोटे किसान थे उन पर इनका कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा और इसका कुछ ज्यादा फायदा छोटे किसानों को नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया था? समझो इस बात को कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया कि हम लोग ने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का यूज किया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कराया गया।
और क्या किया गया, पेस्टिसाइड का यूज किया गया। बट बच्चे सोचो, इन चीजों के लिए हमको पैसे की जरूरत है ना, हमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का यूज करना है, फर्टिलाइजर का यूज करना है, हमें मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी यूज करना है, हमको ट्रैक्टर का यूज करना है। बट इन सब के लिए क्या चाहिए, पैसा, मनी। और वो पैसा, वो मनी छोटे किसानों के पास नहीं थी। तो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा बच्चों केवल जो बड़े किसान थे, जो रिच फार्मर्स थे, उनको मिल पाया। अब मान लीजिए जो रिच फार्मर हैं, जो बड़े किसान हैं, वो 100 में से केवल 5 हैं। 100 में से केवल 5 किसान ऐसे जो रिच फार्मर थे, जिनके पास इतना पैसा था कि वो इन चीजों को अरेंज कर सके। तो केवल 5 ही लोगों को उसका फायदा मिल पाया। बाकी जो 95 छोटे छोटे फार्मर्स थे, जिनके पास इतना पैसा नहीं था जो वो इन चीजों को अरेंज कर सके, तो फिर इस ग्रीन रिवॉल्यूशन फायदा उनको ज्यादा नहीं हो पाया। ठीक है ना। तो अनइवन बेनिफिट्स ये बताता है कि जो रिच फार्मर्स थे, जिनके पास पैसे ज्यादा थे, उनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। और जो छोटे छोटे किसान थे, जिनके पास पैसे नहीं है, तो उनको ग्रीन रिवॉल्यूशन से कोई विशेष फायदा नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल डिग्रेडेशन। अब जो सॉइल डिग्रेडेशन मतलब क्या हुआ कि जो भूमि की जो उत्पादन क्षमता होती है, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो केमिकल का यूज करने से, पेस्टिसाइड्स का यूज करने से क्या होती चली गई, लगातार घटती चली गई। अब बच्चे सोचो, किसी भी चीज को अगर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम कंटिन्यू क्रॉप का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हम कंटिन्यू फर्टिलाइजर्स का यूज करते चले जा रहे हैं, हम कंटिन्यू पेस्टिसाइड का यूज करते चले जा रहे हैं, तो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी नेचुरलिटी है, वो धीरे धीरे क्या हो गई, डेप्रिशिएट करती चली गई, घटती चली गई। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कि लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार कम होती चली गई, क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक तो लगातार प्रोडक्शन किया साइंटिफिक तरीके से, पहले ये फसल बोया, फिर ये फसल बोया, फिर ये फसल लगाया। इसके अलावा हमने केमिकल का यूज किया, फर्टिलाइजर्स का यूज किया, हमने वो पेस्टिसाइड्स का यूज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लैंड की जो प्रोडक्टिविटी थी वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमने दिया, अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड मतलब क्या हुआ कि बच्चों, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फायदा है वो पूरे नेशनल लेवल पर नहीं हो पाया, यानी पूरे देश को इसका फायदा नहीं मिल पाया, जबकि इसका फायदा केवल कुछ ही स्टेट को मिल पाया और बाकी स्टेट इस फायदे से गए। ठीक है, देखो, ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फायदा था उसका बेनिफिट्स केवल उसी स्टेट को मिल पाया, पंजाब को, हरियाणा को, महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को। लेकिन जो बाकी स्टेट थे उनको फायदा इससे ज्यादा नहीं मिल पाया। तो ये क्या हो, अनबैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये थे बच्चों इसके फेलियर्स कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो ये था बच्चों आज का टॉपिक ग्रीन रिवॉल्यूशंस, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। तो होप सो आज की वीडियो आपको मेरी समझ में आ गई है। तो बच्चों हम अपने आप को यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।